आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने का मन हुआ। यह विषय बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के दर्शन से भी प्रेरित है और वर्तमान समय की संभवतः सबसे बड़ी आवश्यकता भी है। पुरातन समय से ही विश्व मानव की सोच इस दिशा में बढ़ी थी कि वो क्या कारण है जिनकी वजह से हम बूढ़े होते हैं और फिर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अंग्रेजी में इसे एजिंग कहते हैं। आजकल इस पर बहुत चर्चा है, एजिंग और एंटी एजिंग। हम लोग इस पूरे विषय को ज्योतिष के परिदृश्य में जानने की कोशिश करेंगे। ज्योतिष एजिंग के बारे में क्या सोचता है और ज्योतिष एंटी एजिंग के लिए क्या क्या कर सकता है और वो मानवता के लिए कितनी सहायक हो सकती है। सामान्यतया बहुतायत में मेरा अंदाज़ा है कि 99% ज्योतिषी यह मान के चलते हैं कि मृत्यु निश्चित है और बुढ़ापा भी निश्चित है। उर्दू के तो शायर कहते हैं कि मौत का एक दिन मुअय्यन है, फिर नींद क्यों रात भर नहीं आती। मरना सभी को है, मरते हैं, मृत्यु सत्य है, मृत्यु अटल है। ऐसी ऐसी बातें आम जनमानस में हर जगह आपको सुनाई दी जाती हैं, लेकिन शास्त्र ऐसा नहीं सोचते। लोक का अपना एक अलग अनुभव संसार है और लोक से ही निकले हुए प्रज्ञावान पुरुष, प्रज्ञा चक्षु विवेकी जन जो शास्त्र पर अधिकार रखते हैं, वहां कुछ और लिखा हुआ है। इस विषय में आगे बढ़ने से पहले एक चीज को समझ लेना बड़ा आवश्यक है। ऐसा शास्त्रों में संकेत है और मैं इसको बहुत मन से इस बात में विश्वास रखता हूं। भारत में पैदा हुए जो धर्म हैं, जिनको हम अंग्रेजी में इंडिजिनस रिलीजन्स कहते हैं, इनमें भी बेसिकली 3 धर्म, सनातन हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये तीनों कोई अलग अलग धर्म नहीं है, एक ही है। जरा जरा से विचार का समय के बड़े काल अंतराल में एक छोटा सा अंतर आया है, बस, और कोई बात नहीं। इन तीनों धर्मों में ज्योतिष, मेरे बहुत सारे बौद्ध और जैन मित्र नाराज हो जाएंगे कि बुद्धिज्म में कहाँ ज्योतिष है, जैनिज्म में कहाँ ज्योतिष है, लेकिन है। आप गहराई में उतरेंगे तो है। ज्योतिष, योग, आयुर्वेद और तंत्र, इन चारों की जो भाव भूमि है, जो धरातल है, वह एक ही है। यह भाव भूमि बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे संस्कृत की एक प्रसिद्ध सूक्ति कहती है कि काष्ठ में या पत्थर में या धातु में या मिट्टी में देवता नहीं है, देवता भाव में होते हैं। ठीक वैसे ही आप जब इस विषय में गहराई में जाएंगे तो आप देखेंगे कि भाव से देवता उत्पन्न होते हैं और फिर वह देवता अपनी किसी अंगीकृत विद्या को प्रकट करता है। भाव महत्वपूर्ण है। तो ज्योतिष, आयुर्वेद, तंत्र और योग, इन चारों की भाव भूमि एक है। इसलिए बहुत ऐसा देखा भी जाता है कि हमारे ज्योतिषी जो हैं इन 3 विद्याओं में से भी किसी एक विद्या को पकड़ लेते हैं।
या योगी बाकी के तीनों में से किसी एक को पकड़ लेता है, तांत्रिक किसी एक में से और को पकड़ लेता है, क्योंकि भाव धरातल एक ही है। इन चारों एक भाव धरातल से उत्पन्न हुई विद्याओं का एक संयुक्त उद्देश्य है। आधुनिक विज्ञान की भाषा में कहें, वहां पर एक थर्मोडायनेमिक्स का नियम पढ़ाया जाता है फिजिक्स में, जिसके पहला वाला तो नियम बड़ा मशहूर है, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बच्चा जानता है। इसी का एप्लीकेशन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसको लॉ ऑफ एंट्रोपी कहते हैं, वो कहता है कि किसी भी सिस्टम का जो डिग्री ऑफ रैंडमनेस है, जो एंट्रोपी है, वो लगातार बढ़ता है। और ये हमारी जो चारों विद्याएं हैं, इनका उद्देश्य उसी एंट्रोपी को बढ़ने से रोकना है। कुछ वैज्ञानिक भी मुझसे नाराज हो जाएंगे, कुछ तांत्रिक दार्शनिक भी नाराज हो जाएंगे, लेकिन ये बंटवारे तो हमने किए हैं कि ये कला है, ये धर्म है, ये विज्ञान है, ये फिजिक्स है तो सारी विद्याओं का मूल स्रोत एक ही है। और हमने बंटवारा भी जीवन को पढ़ने के लिए जो जरूरी आवश्यक तत्व हैं उनको आसान बनाने के लिए किया है। ऐसा कोई बंटवारा तो है नहीं। ईश्वर ने तो कहा नहीं कि ये पार्ट फिजिक्स में आएगा, ये पार्ट केमिस्ट्री में आएगा। सिलेबस भी तो हम ही ने बनाया है। तो एंट्रोपी क्या है? डिग्री ऑफ रैंडमनेस है। कोई सिस्टम जितना रैंडमाइज्ड होगा उसका एंट्रोपी उतनी ही ज़्यादा होगी। और इन चारों विद्याओं का उद्देश्य एंट्रोपी को बढ़ने से रोकना है। ये एंट्रोपी क्या है, इसका एजिंग से, एस्ट्रोलॉजी से क्या संबंध है, जानने की कोशिश करेंगे। हम बूढ़े क्यों होते हैं, इसके बारे में शुरुआत से ही भारतीय सभ्यता, चीन के लोग, मिस्र के लोग, ग्रीस के लोग बहुत सक्रिय रहे। और आपको मैं बताऊं कि अमर होने के लिए ऐसे ऐसे प्रयास किए गए हैं, और कुछ प्रयास तो इतने बेहूदे प्रयास हैं कि उनको देख सुन के हंसी आएगी आपको। जैसे कि कुछ लोगों ने ऐसा प्रयास किया कि पत्थर की तरह एक ही जगह जड़वत हो जाओ, वेलोसिटी नहीं होगी, मोशन नहीं होगा तो शायद हम अमर हो जाएं, लेकिन नहीं हुए। कहीं तरह तरह के मसालों में शरीर को रखने की प्रक्रिया है, कहीं किसी खास डाइट की प्रक्रिया है, कहीं किसी खास स्थान को छोड़ के न जाने की प्रक्रियाओं का अभ्यास किया गया, लेकिन एजिंग तो हुई। हाँ, कुछ अभ्यास ऐसे ज़रूर हैं जिनसे एजिंग को थोड़े समय के लिए रोका जा सकता है। तो पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि एजिंग होती क्यों है। एक थ्योरी है जिसको हम वियर एंड टियर थ्योरी भी कहते हैं। वियर एंड टियर थ्योरी ये कहती है कि जैसे हर एक सजीव या निर्जीव चीज़ के भीतर एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, गुण है कि उसमें फर्दर डिटेरियोरेशन होगा ही। आप नई गाड़ी खरीद के ले आइए, 15 साल, 20 साल, 50 साल रख देंगे तो वो जंग लगेगा, धीमे धीमे वो गाड़ी ख़त्म हो जाएगी। हर चीज़ चूँकि उसकी एंट्रोपी बढ़ रही है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस बढ़ रही है, हर चीज़ फैलना चाहती है, चूँकि यूनिवर्स अपने आप में फैलता है। हमारे साइंस के टीचर इसको एक बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट से बताते थे कि आप एक गुब्बारा ले लीजिए, गुब्बारे के ऊपर पेन से कुछ जगहों पर मार्क कर दीजिए, और अब आप उस गुब्बारे में हवा फूकिए। आप देखेंगे कि जो जो मार्क आपने किया था गुब्बारे में, वो हर एक मार्क जैसे जैसे गुब्बारा फूलेगा एक दूसरे से दूर जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक वैसे ही हमारा ये यूनिवर्स फैल रहा है। यूनिवर्स कहाँ फैल रहा है ये समझने के लिए बहुत बड़ी अकल की ज़रूरत होगी। यूनिवर्स टाइम में फैल रहा है, ब्रह्मांड समय में फैल रहा है। तो पहली थ्योरी तो हो गई एंट्रोपी के कारण होने वाली जो क्षय है, जो डिके है, उसकी वजह से हम बूढ़े होते। एक दूसरी थ्योरी है जो कहती है कि हमारी जो एज है वो प्रोग्राम्ड है।
आपको एक कमाल की बात बताएं कि जितनी भी थ्योरीज हम बोलते जाएंगे ना, एजिंग पे सभी लागू होती हैं, कहीं कहीं नहीं लागू होती हैं और कहीं कहीं पूरी तरह लागू होती हैं। कोई भी पूरी तरह से एक्सेप्शन नहीं है, कोई भी थ्योरी पूरी तरह से गलत नहीं है। लॉ ऑफ एंट्रोपी वाली थ्योरी हो गई। दूसरी थ्योरी जो हमने कहा कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ, हमारे शरीर में ही ऑलरेडी प्रोग्रामिंग है डीएनए के माध्यम से कि कौन सी सेल कितने दिन जिंदा रहेगी, और जिंदा रहने के लिए सेल को मल्टीप्लाई होना पड़ता है, रेप्लिकेट होना पड़ता है, प्रोलिफरेशन होना पड़ता है। वो कितनी बार रेप्लिकेट होगा इसका भी एक प्रोग्रामिंग सेल के भीतर है। हमारी शरीर में ही कुछ कोशिकाएं कुछ घंटे जिंदा रहती हैं, कुछ महीने जिंदा रहती हैं, कुछ कोशिकाएं कई बरसों तक जिंदा रह सकती हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा कि कुछ जानवर या कुछ पौधे बहुत जल्दी मर जाते हैं, कुछ बहुत लंबा जीवन जीते हैं। तो हर एक सेल के अंदर, हर एक इंडिविजुअल के अंदर ऑलरेडी एक प्रोग्राम्ड है कि इसकी एज कितनी होगी। सिमिलरली हमारी भी एज प्रोग्राम्ड है और ज्योतिष के अनुसार भी प्रोग्राम्ड है। जैसे आप ज्योतिष को थोड़ा बहुत तो सब जानते ही हैं, आप ग्रहों की विंशोत्तरी महादशा का कुल योग देख लीजिए, लगभग 120 वर्ष आएगा मनुष्य के लिए। तो ज्योतिष भी ये मान के चलता है कि 120 वर्ष से परे हमारी आयु नहीं हो सकती है ग्रहीय सीमा के भीतर, ज्योतिषीय सीमा के भीतर। अगर 120 वर्ष से परे किसी की आयु जाती है तो ज्योतिष ये मान लेता है कि उनके क्रियमाण कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध में कुछ ऐसी विशेषताएं थीं जिससे कि उनका जीवन और उनके गुण ग्रहीय सीमा के पार गए। एक थ्योरी है जिसे आधुनिक विज्ञान टीलोमियर श्रिंकिंग थ्योरी कहता है। जैसे आप जूते की रस्सी को देखिए, जूते की रस्सी के ऊपर एक प्लास्टिक की टिप लगी होती है। जो जूते का शूलेस होता है उसमें ऊपर एक टिप लगी होती है। आपको पता है ये टिप क्या काम करती है? ये टिप केवल उस छेद में से आसानी से निकल जाए इसके लिए नहीं है। ये टिप इसके लिए भी है कि वो धागा उसमें कोई नुकसान ना हो, वहाँ से टीथरिंग हो करके वो स्प्रेड ना हो जाए, वो निकल ना जाए, उधड़ ना जाए, सही शब्द इस्तेमाल करें तो। बिल्कुल ऐसे ही हमारे जीनोम में नेचर ने बाहर की तरफ टीलोमियर लगा रखे हैं, वो शूलेस के टिप की तरह, ताकि हमारा जो बार बार रेप्लिकेट करता हुआ डीएनए है वो उधड़ ना जाए। लेकिन जितनी बार ये रेप्लिकेशन होता है उस शूलेस की टिप में से एक छोटा फ्रैक्शन, एक छोटी साइज घटती चली जाती है। आप कल्पना करें कि एक किताब है, उसकी आप फोटोकॉपी करने जा रहे हैं। जितनी बार आप फोटोकॉपी करते हैं फर्स्ट लाइन और लास्ट अल्टीमेट लाइन कटती चली जाती है। तो फोटोकॉपिंग आफ्टर फोटोकॉपिंग एक टाइम ऐसा आएगा जबकि कोई टेक्स्ट बचेगा ही नहीं। बिल्कुल हमारे जीनोम के साथ, डीएनए के साथ यही होता है। एक समय के बाद कुछ रेप्लिकेट करने के लिए वो शूलेस की टिप, वो टीलोमियर, वो बचता ही नहीं है। और फिर हमारी जो सेल है, हमारा जो डीएनए है, वो रेप्लिकेट होना बंद हो जाता है। सेल लॉस ज़्यादा हो जाता है और सेल का प्रोलिफरेशन कम होने लगता है और हम बूढ़े होने लगते हैं। एक और थ्योरी है, वो कहती है कि हम जो कुछ खाते हैं, हम जो कुछ पीते हैं, हम जो सांस लेते हैं, इन सभी मेटाबॉलिक प्रक्रियाओं से बहुत सारा फ्री रेडिकल जनरेट होता है। और इस फ्री रेडिकल के जनरेशन की वजह से ये फ्री रेडिकल चूँकि हाईली रिएक्टिव हो जाता है तो ये डीएनए को, प्रोटीन को नुकसान पहुंचाता है, सेल डैमेज होता है, डीएनए डैमेज होती है और हम बूढ़े होने लगते हैं। इस कॉन्सेप्ट को बहुत बढ़िया इस्तेमाल किया है अमीश त्रिपाठी ने अपने उपन्यास मेलुहा के मृत्युंजय में। बड़ा मशहूर हुआ था शिवा ट्रायलॉजी। उसमें वो एक चीज़ का बार बार जिक्र करते हैं जहाँ पर वो सोम रस के बनाने की प्रक्रियाओं का उन्होंने एक इमेजिनरी खाका खींचा हुआ है। तो वहाँ पे उन्होंने लिखा है कि जीवन
क्या अद्भुत रसायन है कि जो चीज़ सबसे ज़रूरी है जिंदा रहने के लिए, वही एक दिन हमारे मरने का कारण बन जाती है, और वो चीज़ है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना हम नहीं जिंदा रह पाएंगे, और ऑक्सीजन ही हमें धीमे धीमे मारती है, क्योंकि ऑक्सीजन के कारण ही मेटाबॉलिज्म चल पाता है, जिसकी वजह से फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं। एक थ्योरी है जो ये कहती है कि दरअसल ये हम नहीं बूढ़े होते हैं, हमारी मेमोरी बूढ़ी हो जाती है, जेनेटिक मेमोरी। और ये थ्योरी भी सच है। हमारे भीतर लगभग सभी चीज़ों के लिए, जिनको हम संस्कार कहते हैं, वो वास्तव में जेनेटिक मेमोरी है। हम वो चीज़ खाना पसंद करेंगे जो हम हमेशा से खाते आए हैं। हम कोई नई चीज़ खाते हैं, हमें सूट नहीं करती, इट इज़ फूड जेनेटिक मेमोरी। सिमिलरली यही बात एनवायरनमेंट के लिए, एटमॉस्फेयर के लिए या बाकी चीज़ों के लिए है। ये कल्चर वगैरह सब उसी जेनेटिक मेमोरी का एक छोटा सा हिस्सा है। अब ये मेमोरी जब, जैसे आपका फ़ोन है, जब उसमें मेमोरी बहुत ज़्यादा भर जाती है तो आप देखते हैं वो हैंग करने लगता है, फ़ोन बूढ़ा हो गया। ठीक वैसे ही जब हमारे भीतर वो जेनेटिक मेमोरी का पार्ट, वो न्यूरोलॉजिकल मेमोरी का पार्ट, वो एंडोक्राइनोलॉजिकल मेमोरी का पार्ट, वो सब भर जाते हैं तो हम बूढ़े होने लगते हैं, हम हैंग करने लगते हैं। एक थ्योरी है जो कहती है कि वास्तव में हमारे हार्मोन बूढ़े हो गए, हम नहीं बूढ़े हुए। कैसे? एक एग्जांपल से समझते हैं। एक 18-19 साल के लड़के को आप अपाचे गिफ्ट कर दीजिए और फिर आप उसकी स्पीड देखिए, और वही अपाचे आप एक सज्जन हैं जो रिटायर होने जा रहे हैं, आज उनका सायोनारा है, विदाई समारोह है, उनको अपाचे गिफ्ट कर दीजिए और फिर उनकी स्पीड देखिए। दोनों में क्या अंतर है? 18 साल का लड़का अपाचे को 150-120 पे भगाएगा, और ये जो अंकल हैं जो 60 साल के हुए रिटायर होके जा रहे हैं, ये 15-20 की स्पीड में भगाएंगे। क्या कारण है? वो कारण है हमारे हार्मोन्स। और इन हार्मोन्स में न्यूरोट्रांसमीटर्स के साथ मिलके जो काम करने की प्रवृत्ति है, वो जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं उसका एक अलग लेवल दिखाई देता है, या इसको वाइसी वर्सा कह लीजिए कि हार्मोन्स बूढ़े हो गए तो हम बूढ़े हो गए। और भी बहुत सारी थ्योरीज हैं। अलग अलग टाइम पे अलग अलग साइंटिस्ट ने, अलग अलग सोसाइटीज़ ने, फिलोसोफर्स ने तमाम सारी थ्योरीज दी हैं। जीवन और मृत्यु पर तो अगर बोला जाए, किसी एक पक्ष से ही बोला जाए, केवल विज्ञान या केवल आध्यात्म, तो सप्ताह वर्ष 9 दिन की कथा हो जाएगी। अब सवाल ये है कि एस्ट्रोलॉजी क्या सोचता है एजिंग के बारे में। एक हिंट हमने आपको दिया कि एस्ट्रोलॉजी ये कहता है कि 120 वर्ष तो मनुष्य की आयु होनी ही चाहिए। हमारे यहाँ वेदों में ऋषियों ने प्रार्थना की है देवताओं से, जीवेत शरदशतम, भवेम शरदशतम, रोहेम शरदशतम, बुद्धेम शरदशतम, पश्येम शरदशतम, अदीनाम शरदशतम। 100 जाड़ा कम से कम हमको जीना है। शरद ही क्यों कहा ऋषियों ने, ग्रीष्म क्यों नहीं कहा? क्योंकि उस समय जो लाइफस्टाइल थी, जो सोचने का, रहने का तरीका था, शरद काटना मुश्किल था, जाड़े काटने मुश्किल थे। अब तो विकास में हम इस गति तक पहुंच गए हैं कि हमें गर्मियां परेशान करने लगी। खैर, ज्योतिष की दृष्टि से अगर देखें कि एजिंग क्यों होती है, कि एक चीज तो हम समझ गए ज्योतिष और विज्ञान के विद्यार्थी, कि पृथ्वी पर मानव का या किसी भी अन्य जीव का, यहां तक कि पृथ्वी का भी कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। लाखों करोड़ों अरबों प्रकाश वर्ष दूर, करोड़ों करोड़ों किलोमीटर दूर बैठे हुए ग्रह, सेलेस्टियल बॉडीज, उनकी मूवमेंट हमको प्रभावित करती हैं। जब उतने दूरी की प्लैनेट्स, निर्जीव तरंगे हमको प्रभावित करती हैं, तो हमारे आसपास के लोग कितने प्रभावित करते होंगे, सोचने की बात है। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि अपनी कंपनी को बड़ा सोच समझ करके चुना जाए। तो ज्योतिष ये कहता है कि एजिंग के 2 एजेंट हैं, शनि और केतु।
शनि जो है, जिसका नाम शनैश्चर है, जिसका एक नाम मंद है, जिसका एक नाम यमाग्रज है। यम प्राण हरते हैं, तो यम के अग्रज भी तो कुछ करते होंगे। एक ही घर परिवार के हैं, एक ही बाप के बेटे हैं। जब यम प्राण हर सकते हैं तो यम अग्रज भी तो कुछ करते होंगे। हो सकता है छोटे भाई की मदद करते हो प्राण हरने में। एग्जैक्टली यही करते हैं, आपकी एजिंग को बढ़ाते हैं शनि। पहाड़ों में एक कहावत है, मैंने उत्तराखंड में ये सुना था 2008 में, कि बुढ़ापा पैरों की तरफ से आता है। और आप शनि के कारकत्व वाली राशियों को देखिए, उनका नंबर 10 11 है। सिर को लगन माना जाए मेष राशि, तो मकर और कुंभ की स्थिति नीचे ही आती है, और नीचे से ही बुढ़ापा शुरू होता है। एजिंग नीचे से शुरू होती है। दूसरा एजिंग का जो मैं कारण मानता हूँ, ज्योतिष शास्त्र जो मानता है, ज्योतिष शास्त्रों से अतिरिक्त मेरी कोई अपनी अलग मान्यता नहीं है। हाँ, मैं बस इतना कर सकता हूँ कि कड़ियों को जोड़ सकता हूँ। दूसरा जो कारक ग्रह, महत्वपूर्ण कारक मैं मानता हूँ, वो केतु को मानता हूँ। केतु जो है वो एक ऐसा प्लेनेट है जो पितरों के कारक है। बहुत सारे लोग राहु को भी पितरों का कारक मानते हैं। राहु ग्रैंड पेरेंट्स के कारक हैं जब तक ग्रैंड पेरेंट्स जिंदा है, या उनकी वो मेमोरी जो उनके जिंदा रहते हैं, उसके कारक राहु हैं। लेकिन वंस दीज डिपार्टेड सोल्स आर गॉन इनटू द पितृलोकास, दे आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ केतु। इसको एक बड़े साइंटिफिक उदाहरण से समझिए। हमारे जो सिर के बाल होते हैं ना, वो शनि और केतु के कंट्रोल में होते हैं। आप कभी किसी बायोलॉजी की लेबोरेटरी में जाइएगा, आप देखेंगे कि वहाँ पर एनिमल और प्लांट के स्पेसिमेन किसी खास लिक्विड में रखे होते हैं। ये 40% फॉर्मल्डिहाइड का सॉल्यूशन होता है, जिसको फॉर्मलीन कहते हैं। और फॉर्मलीन सॉल्यूशन के भीतर कोई भी सेलुलर केमिकल एंजाइमेटिक एक्टिविटी इन डेड बॉडीज में नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वो स्ट्रक्चर पूरा का पूरा बचा रहता है। अब इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। हमारे जो बाल होते हैं वो केराटिन के बने होते हैं, केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं। नेल्स केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं। ये केराटिन प्रोटीन से बना हुआ जितना भी स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी में, ये शनि केतु के इन्फ्लुएंस में आएगा। और जब हम इनको फॉर्मलीन में रख रहे हैं, एंटी एजिंग की तरह से रख रहे हैं, तो ऐसी जगह पर रख रहे हैं जहाँ पर फंक्शनल प्रोटीन्स का कोई काम नहीं है। अगेन इट्स अ सैटर्न केतु काइंड ऑफ स्टफ। शनि और केतु, इन दोनों को एजिंग प्रोसेस बढ़ाने में राहु मदद करते हैं। राहु बहुत मिस्टीरियस प्लेनेट है। अगर आप बहुत कम खाना खा रहे हैं या आप बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हैं, इन आइदर केस योर राहु इज एफ्लिक्टेड। और ये शनि और केतु की मदद कर रहा है आपको बूढ़ा बनाने में, एजिंग की तरफ लेकर के जाने में। हाउसेस की अगर बात करें, तो लगन चूंकि हमारा शरीर है, फर्स्ट हाउस हमारी बॉडी है, और फर्स्ट हाउस का जो व्यय भाव है वो 12th हाउस है। फर्स्ट हाउस का मृत्यु भाव या रंध्र भाव जो है वो 8th हाउस है। दोनों के कारक सैटर्न केतु। अष्टम और द्वादश भाव ये एजिंग के भाव हो जाएंगे। जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं, हमारी मृत्यु नजदीक आती है। अब अगर कुंडली में मृत्यु का मृत्यु भाव देखा जाए,
जिसे हमारे आचार्यों ने नृसिंह भाव भी कहा है। नृसिंह भाव कहने के पीछे मुझे जो कारण समझ में आता है, भगवान नरसिंह की एक स्तुति में उनको मृत्यु और मृत्युर्नमाम में हम कहा गया, वो देवता जो मृत्यु का भी मृत्यु है। तो अष्टम भाव से अष्टम को जब आप देखेंगे, यानी कि तृतीय भाव को, तो वो भाव हुआ मृत्यु का मृत्यु। इसलिए थर्ड हाउस जो है उससे हम एंटी एजिंग को देखते हैं, और तृतीय भाव से ही युक्ति देखी जाती है। अत्रि और अग्निवेश का जो संवाद है, उसमें अत्रि का एक बहुत महत्वपूर्ण कथन है आयुर्वेद के ग्रंथ में। वो कहते हैं इहाग्निवेश भूता नाम आयुर्युक्ति अपेक्षते। भूतों की जो आयु है वो युक्ति की अपेक्षा रखती है। और अभी हमने कहा कि थर्ड हाउस जो है वो हमारी मानवीय बुद्धि है, युक्ति है, हमारी चतुराई है। तो अगर आपके भीतर चतुराई है तो आप रोग से लड़ लेंगे, दुर्घटना से लड़ लेंगे, साथ ही साथ बुढ़ापे से भी लड़ लेंगे, एजिंग से भी लड़ लेंगे। और इसमें मदद कौन करेगा? थर्ड हाउस। काल पुरुष की कुंडली में जो थर्ड हाउस है वो जेमिनी साइन हुआ, मिथुन राशि। और मिथुन राशि का जो स्वामी ग्रह है, जो रूलिंग प्लेनेट है, वो है बुध। आश्चर्य नहीं कि जितने भी एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स आप देखेंगे जिनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट और फ्री रेडिकल एक्सकेवेंजिंग और क्या क्या मॉडर्न टर्मिनोलॉजी, वो सभी बुध के एलिमेंट से भरे हुए होंगे। जनरली उन सभी प्रोडक्ट्स में या तो सूप होगा, सैप होगा, या जूस होगा। और ये जो रस है ये बुध और शुक्र के प्रभाव से निकलता है। तो बुध और शुक्र ये मिल करके आपको एंटी एजिंग में हेल्प करते हैं। आयुर्वेद के ग्रंथ में एंटी एजिंग के लिए संस्कृत में शब्द है वयस्थापनम। आयु की रक्षा और आयु को बढ़ने से रोकना, इसके लिए सही शब्द हुआ वयस्थापनम। तो जो शिष्य है वो आचार्य से पूछता है कि पूरी दुनिया के अगर सभी ईडिबल्स चीज़ों का लिस्ट बनाया जाए तो आप वो टॉप 3 कौन सी चीज़ें हैं जिनको मानते हैं कि इनके कंजम्पशन से हमको वयस्थापना में सहायता मिलेगी। यानी कि इन 3 चीज़ों के युक्त प्रयोग से हम आयु पर नियंत्रण पा सकेंगे। तो बोलते हैं कि मैं 3 चीज़ों को रखूँगा। द्राक्षा मतलब कि अंगूर, दाड़िम मतलब कि अनार, और फिर धात्री मतलब कि आंवला। बोलते हैं कि अगर इन 3 में से केवल 2 को रखना हो वयस्थापन के लिए तो आप किसको रखेंगे? तो बोलते हैं कि मैं इन 3 में से भी दाड़िम और धात्री को रखूंगा। फिर बोलते हैं अगर किसी एक को रखना हो तो किसको रखेंगे? बोलते मैं आंवला को रखूंगा, धात्री को रखूंगा। अब इस आंवला को देखिए, ज्योतिषी जानते हैं कि ये बुध और शुक्र का समेकित रूप है। वैसे तो आंवला एक ऐसा फल है जिसमें षड्रस होते हैं, सभी रस होते हैं। तो नित्य किसी न किसी रूप में आंवला, अंगूर और अनार के सेवन से हमको एंटी एजिंग में हेल्प मिलेगी। ये हमको ज्योतिष और विज्ञान के इस संयुक्त चर्चा से बहुत स्पष्ट हो गया। साथ ही हमारी जन्म पत्रिका में तीसरा भाव, तीसरे भाव का स्वामी खुद बृहस्पति, और तीसरे भाव पर पड़ने वाली दृष्टियाँ, भावेश, नक्षत्र, इनके अध्ययन से एंटी एजिंग के लिए हमें क्या टेक्निक अपनानी चाहिए, इसका हमको एक आइडिया हो सकेगा।
यह विषय बहुत बड़ा है, एंटी एजिंग और एस्ट्रोलॉजी। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, हम इसको यहीं रोकते हैं, आगे अगले वीडियो में इसको फिर से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।